नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी बारिश की रात आपको ऐसी हवेली में ले जाएगी जहां हुई एक रहस्यमयी हत्या ने सबको हैरान कर दिया। हर किसी पर शक है, लेकिन असली कातिल कौन है ये जानना आपको अंत तक बांध कर रखेगा, क्योंकि इसका सच बेहद चौंकाने वाला है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। पहाड़ी सड़क पर एक काली कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार के भीतर राकेश और उसकी नई नवेली पत्नी नेहा बैठे थे। दोनों की शादी को मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए थे। चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक दूसरे के लिए भरोसा भी। लगता है यहां से आगे निकलना मुश्किल होगा, राकेश ने विंडशील्ड पर थपथपाते पानी को देखते हुए कहा। नेहा ने खिड़की के बाहर देखा। कहीं दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, बस अंधेरा और गरजते बादल। अब हम करेंगे क्या? ये रास्ता तो सुनसान है। राकेश ने गहरी सांस ली, गाड़ी के स्पीडोमीटर पर नजर डाली और बोला, उम्मीद है कोई ढाबा या लॉज आगे मिलेगा, वरना रात कार में ही गुजारनी होगी। करीब आधे घंटे तक और गाड़ी बढ़ाने के बाद उन्हें एक पुराना सा लकड़ी का बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर धुंधली रोशनी में लिखा था, हिल व्यू लॉज। चलो, भगवान ने सुन ली, राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा और कार उस दिशा में मोड़ दी। लॉज सड़क से हटकर एक छोटे रास्ते पर बना था। 2 मंजिला इमारत, दीवारों पर सीलन और खिड़कियों से पीली रोशनी छर रही थी। गाड़ी पोर्च में रुकते ही एक दुबला पतला आदमी छाते के साथ बाहर आया। जी साहब, उसने कहा, कमरा चाहिए। रात भर के लिए, वो आदमी झुककर बोला। मैं मैनेजर हूं, सुरेश। लॉज के भीतर घुसते ही पुराने फर्नीचर और गीली लकड़ी की महक ने उन्हें घेर लिया। हॉल में सिर्फ एक टेबल लैंप चल रहा था। रिसेप्शन के पीछे दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। सुरेश ने रजिस्टर आगे बढ़ाया। नाम लिख दीजिए साहब। राकेश ने जैसे ही पेन उठाया, घड़ी ने रात के 11 बजे का घंटा बजाया। उस सन्नाटे में घड़ी की आवाज अजीब डरावनी लग रही थी। नेहा को हल्की बेचैनी हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, यह जगह कुछ अजीब नहीं लग रही तुम्हें? राकेश ने मुस्कुराकर हाथ उसके कंधे पर रखा। अरे, ये तो पुराने पहाड़ी लॉज का माहौल है, घबराने की जरूरत नहीं। उन्हें कमरा नंबर 6 दिया गया, जो ऊपर की मंजिल पर कोने में था। लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर चरमराती आवाज गूंज रही थी। कमरा छोटा लेकिन साफ सुथरा था। बिस्तर पर सफेद चादर, कोने में एक अलमारी और खिड़की से बाहर झरते पानी का नजारा। नेहा ने राहत की सांस ली। कम से कम यहां तो सुरक्षित लग रहा है। राकेश ने हंसते हुए कहा, सुरक्षित ही है, अब थोड़ा आराम करते हैं। करीब 1 घंटे बाद दोनों सोने की कोशिश करने लगे। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक रात के 1 बजे नेहा की आंख खुल गई। उसने महसूस किया कि राकेश बिस्तर पर। राकेश, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी, पर दरवाजा भीतर से बंद था। नेहा घबराई हुई बिस्तर से उठी और कमरे के हर कोने में देखने लगी। राकेश कहीं नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे बाथरूम से पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी की बूंदों के बीच गीले पैर के निशान बने हुए थे, जो बाथरूम से बाहर की ओर जा रहे थे। नेहा का गला सूख गया। उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भीतर से ही बंद था। ये कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाई। उसी वक्त कमरे की लाइट टिमटिमाई और एक पल के लिए बुझ गई। नेहा चीख पड़ी। जब लाइट दोबारा जली, उसने देखा बिस्तर पर राकेश लेटा हुआ है, लेकिन उसकी छाती खून से भीगी हुई थी। उसके शरीर में गहरे चाकू के वार थे। नेहा हिल गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये कैसे? उसने कांपते हुए कहा। दरवाजा अब भी अंदर से बंद था। खिड़की पर लोहे की सलाखें थीं। तो फिर राकेश का कत्ल किसने किया? नेहा ने चीखते हुए मदद के लिए पुकारा। कुछ ही देर में सुरेश, मैनेजर और 2 स्टाफ ऊपर भागते हुए आए। उन्होंने दरवाजा बाहर से धक्का देकर खोला। सामने का दृश्य देखकर सबके चेहरे सख्त हो गए। राकेश का शव बिस्तर पर पड़ा था और नेहा फर्श पर बैठी कांप रही थी।
सुरेश ने गहरी आवाज में कहा। ये तो बंद कमरे का कत। आहर बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी इमारत में सन्नाटा और खौफ का माहौल था। सुरेश ने स्टाफ को नीचे भेज दिया और तुरंत पास के थाने फोन किया। करीब 1 घंटे बाद सुबह की धुंधली रोशनी के साथ पुलिस जीप लॉज के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुलते ही इंस्पेक्टर जोशी अंदर दाखिल हुए। कदकाठी मजबूत, आंखों में तीखी चमक और चेहरे पर गंभीरता। उनके साथ 2 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर थे। ऊपर जाकर उन्होंने कमरे का मुआयना किया। राकेश का शव बिस्तर पर पड़ा था। खून की बूंदें चादर में समा चुकी थीं। इंस्पेक्टर ने झुककर शव को देखा, फिर कमरे की ओर नजरें दौड़ाईं। दरवाजा भीतर से बंद, खिड़की पर मोटी लोहे की सलाखें और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। तो ये बंद कमरे का कत्ल है, उन्होंने धीरे से कहा। नेहा अब भी सिसक रही थी। इंस्पेक्टर उसके पास बैठकर बोले, मैडम, मैं समझता हूं आपके लिए ये वक्त आसान नहीं है, लेकिन हमें सच जानना होगा। रात को ठीक ठीक क्या हुआ? नेहा ने कांपती आवाज में कहा। हम सो गए थे। करीब 1 बजे मेरी आंख खुली तो देखा राकेश बिस्तर पर नहीं था। मैंने बाथरूम देखा, वहां कोई नहीं था, मगर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। और फिर जब लाइट टिमटिमाई तो वो अचानक बिस्तर पर पड़ा मिला, खून से लथपथ। इंस्पेक्टर ने गौर से उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से पूछा, दरवाजा अंदर से बंद था तो कातिल अंदर कैसे आया? नेहा चुप रही, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। इंस्पेक्टर उठकर स्टाफ को बुलाने लगे। सुरेश, मैनेजर, बेट्रिस, काजल और कमरे नंबर 3 में ठहरे डॉक्टर माथुर को बुलाया गया। सबके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा। इंस्पेक्टर ने एक एक से पूछताछ शुरू की। पहले सुरेश, आप कहाँ थे रात को? सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं नीचे रिसेप्शन पर ही था। बरसात में लाइट बार बार टिमटिमा रही थी, उसी में व्यस्त था। जब मैडम ने चीख लगाई तो मैं स्टाफ लेकर ऊपर दौड़ा। तुम्हें इन दोनों के बारे में कुछ अजीब लगा? नहीं साहब, बस मैडम थोड़ी बेचैन लग रही थी। अब बारी आई डॉक्टर माथुर की। 60 साल के करीब उम्र, सफेद दाढ़ी और मोटे चश्मे के पीछे से झांकती आंखें। आपका नाम? डॉक्टर अजय माथुर, दिल्ली से आया हूं रिसर्च के सिलसिले में। रात को कहाँ थे? कमरे में सो रहा था, बाहर बारिश देख रहा था। कुछ नहीं पता मुझे, इंस्पेक्टर ने पैनी नजर से कहा। लेकिन स्टाफ ने बताया कि आपको देर रात लॉबी में घूमते देखा गया। डॉक्टर माथुर चौंक गए, फिर बोला, नहीं, मैं तो बस नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी देर नीचे गया था। इंस्पेक्टर ने हल्की मुस्कान दी। अब काजल को बुलाया गया। करीब 20-22 साल की लड़की, चेहरे पर घबराहट। तुमने क्या देखा? साहब, रात करीब 12 बजे मैं किचन में थी। मैंने गलियारे से आवाजें सुनी। ऐसा लगा कि राकेश साहब और नेहा मैडम आपस में बहस कर रहे थे। नेहा ने तुरंत कहा, झूठ, हम बहस नहीं कर रहे थे। काजल सकपका गई। साहब, मैंने कानों से सुना था। कमरे की तलाशी में पुलिस को कुछ सुराग मिले। बिस्तर के पास टूटी हुई घड़ी, जिसकी सुई 1:24:15 पर रुकी थी। खिड़की के नीचे गीली मिट्टी पर हल्का सा निशान, जैसे जूते से दबा हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, नेहा के कपड़ों पर खून के छोटे छोटे छींटे। इंस्पेक्टर जोशी ने नेहा की ओर देखा। मैडम, ये खून आपके कपड़ों पर कैसे आया? नेहा की आंखें भर आईं। मैं अपने पति को देखा तो उसे हिलाया डुलाया, शायद उसी से। कमरे में मौजूद सब लोग अब एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। इंस्पेक्टर ने सबको कड़े स्वर में कहा, जब तक ये राज नहीं खुलता कोई भी लॉज से बाहर नहीं जाएगा। इस हत्या के पीछे आप तीनों में से कोई है, या फिर कोई ऐसा राज जो अभी हमारे सामने नहीं आया। बारिश की गड़गड़ाहट और घड़ी की टिक टिक के बीच हर किसी के चेहरे पर डर और शक साफ झलक रहा था। रात की सर्द हवा अब भी खिड़कियों से टकरा रही थी। बाहर तूफान धीरे धीरे थमने लगा था, लेकिन लॉज के भीतर तनाव और भी भारी होता जा रहा था।
इंस्पेक्टर जोशी ने सबको अलग अलग कमरों में भेज दिया और खुद शव के पास देर तक खड़े सोचते रहे। बंद कमरा, टूटी घड़ी, गीले पैरों के निशान और खून के छींटे नेहा पर। कुछ न कुछ गलत कहानी छिपाई जा रही है। सुबह होते ही इंस्पेक्टर ने तहकीकात आगे बढ़ाई। कांस्टेबलों को आदेश दिया, राकेश और नेहा की पृष्ठभूमि जांचो। फोन कॉल्स, बिजनेस, दुश्मन, सब। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट आ गई। राकेश दिल्ली का एक बड़ा बिल्डर था। उसके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे थे। कुछ साल पहले उस पर जमीन हड़पने और एक मजदूर की मौत को दबाने का आरोप भी लगा था। मजदूर की बहन ने आत्महत्या की थी, लेकिन केस सबूतों के अभाव में बंद हो गया। इंस्पेक्टर की भौहें बन गई। मतलब राकेश के दुश्मन कम नहीं थे। इसी बीच उन्हें डॉक्टर माथुर पर भी शक गहराने लगा। उन्होंने माथुर का बैग तलब किया। बैग से कुछ पुरानी फाइलें और अखबार की कतरनें मिली, जिनमें राकेश के पुराने केस की खबरें थीं। तो तुम रिसर्चर नहीं, बल्कि कुछ और ही हो, इंस्पेक्टर ने मन ही मन सोचा। जब माथुर से पूछताछ की गई तो वह पसीना पसीना हो गया। मेरा नाम अजय माथुर है, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं, मैं वकील हुआ करता था। राकेश ने मेरे एक क्लाइंट की जमीन जबरन हथियाई थी। उस केस में मैं हार गया। तभी से मैंने ठान लिया था कि उसके सच को उजागर करूंगा। मैं यहाँ किसी रिसर्च के लिए नहीं आया था, मैं उसके पीछे लगा हुआ। इंस्पेक्टर ने गहरी आवाज में पूछा, तो तुम मानते हो कि तुम्हारे पास उसे मारने की वजह थी? माथुर ने कांपते हुए कहा, वजह थी, लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया। मैंने उसे जरूर लॉबी में आधी रात किसी से झगड़ते देखा था। किससे? चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन शायद वो लॉज का कोई स्टाफ था। इंस्पेक्टर माथुर की ओर झुककर बोले, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें इस केस को सुलझाने में हमारी मदद करनी होगी, वरना पहला शक तुम पर ही जाएगा। माथुर ने सिर झुका दिया। इसी बीच वेट्रेस काजल को फिर बुलाया गया। उसकी आंखों में नींद की कमी और डर झलक रहा था। काजल, सच सच बताओ, तुमने क्या देखा? साहब, मैंने राकेश को लॉबी में किसी आदमी से बहस करते देखा। वो आदमी गुस्से में था, बार बार कह रहा था, तू बच नहीं पाएगा, सच सामने आएगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाई वो कौन था। लाइट बार बार जा रही थी, चेहरा धुंधला था। क्या तुम उस आवाज को पहचानती हो? काजल हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, वो सुरेश मैनेजर की आवाज जैसी लगी थी। ये सुनते ही सबकी नजरें सुरेश की ओर मुड़ गईं। सुरेश का चेहरा कठोर हो गया। साहब, ये झूठ है, मैं पूरी रात रिसेप्शन पर था। इंस्पेक्टर ने बिना पलक झपकाए कहा, सुरेश, अगर तुम सच बोल रहे हो तो साबित करो। सुरेश बगले झांकने लगा। उसी वक्त कांस्टेबल ने आकर एक और चौंकाने वाली जानकारी दी। सर, ये लॉज का इतिहास भी साफ नहीं है। 5 साल पहले यहां एक लड़की की लाश मिली थी। कहा जाता है कि वो आत्महत्या थी, लेकिन गांव वाले मानते हैं कि उसे मारा गया। इंस्पेक्टर ने आंखें सिकोड़ लीं। उस लड़की का नाम क्या था? कांस्टेबल ने फाइल देखकर कहा, रीना। कहा जाता है कि वो किसी बिल्डर के चक्कर में फंसी थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, रीना? मैंने ये नाम राकेश से सुना था, उसने कभी बताया नहीं, लेकिन मैं समझ गई थी कि उसके अतीत में कुछ काला है। इंस्पेक्टर अब और चौकन्ना हो गया। सबूत, किस्से और बयान एक दूसरे से टकराने लगे थे। माथुर का बदला, सुरेश का शकी रवैया, काजल का बयान और राकेश के पुराने गुनाह। लेकिन असली सवाल वही था, अगर यह कत्ल किसी ने किया तो बंद कमरे में कैसे किया? इंस्पेक्टर ने कमरे को फिर से गौर से देखा। खिड़की पर सलाखें थीं, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि एक सलाख हल्की ढीली थी, जैसे किसी ने उसे पहले से ढीला कर रखा हो। खिड़की के नीचे गीली मिट्टी पर गहरे जूतों के निशान भी साफ थे। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से कहा, इस कत्ल का राज खिड़की से जुड़ा हुआ है, पर मुझे यकीन है कातिल हम सब के बीच ही खड़ा है। लॉज के भीतर अब ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक भी डरावनी लगने लगी। हर कोई एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहा था।
लॉज की घड़ी ने दोपहर के 3 बजाए। बाहर तूफान अब थम चुका था, लेकिन बादलों के पीछे सूरज अब भी छुपा हुआ था। पूरे हॉल में इंस्पेक्टर जोशी ने सबको इकट्ठा कर लिया। नेहा, सुरेश, डॉक्टर माथुर और काजल। हवा में बेचैनी और खामोशी गाढ़ी धुंध की तरह फैली थी। इंस्पेक्टर ने सब पर नजर दौड़ाई और गहरी आवाज में बोला, आप सब सोच रहे होंगे कि ये कत्ल किसी रहस्य से घिरा है, लेकिन सच यही है कि इस कमरे में मौजूद लोगों में से ही कोई इसका जिम्मेदार है, और आज ये सच खुलकर रहेगा। सबने घबराकर एक दूसरे को देखा। पहली बात, इंस्पेक्टर ने मेज पर दस्तक दी। दरवाजा भीतर से बंद था, यानी कातिल ने दरवाजा बंद दिखाने का इंतजाम किया। दूसरी बात, खिड़की की एक सलाख ढीली थी, उस रास्ते से अंदर बाहर आना नामुमकिन नहीं। और तीसरी बात, घड़ी। वो टूटी घड़ी किसी हादसे में नहीं टूटी, बल्कि जानबूझकर रोकी गई ताकि हमें गलत समय पर उलझाया जा सके। सुरेश ने हल्की हंसी दबाते हुए कहा, साहब, आप तो जासूसों वाली कहानियां सुना रहे हैं, असली सबूत कहाँ है? इंस्पेक्टर ने उसकी ओर तीखी नजर डाली। सबूत भी मिलेगा और कातिल भी। जरा सब लोग अपने अपने जूते निकालिए। कांस्टेबल ने आदेश दिया और सबने झिझकते हुए अपने जूते उतारे। उन्हें खिड़की के नीचे कीचड़ के निशानों से मिलाया गया। पहले नेहा के जूते, निशान मेल नहीं खाए। फिर काजल के, वो भी अलग निकले। डॉक्टर माथुर के जूते पास लाए गए। अचानक माथुर हड़बड़ाकर पीछे हट गया। रुको, इंस्पेक्टर चिल्लाए। माथुर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबलों ने उसे पकड़ लिया। उसके पैरों से कीचड़ के ताजा निशान चिप। हॉल में सनसनी फैल गई। इंस्पेक्टर ने कठोर आवाज में कहा, तो असली कातिल तुम हो? माथुर हांफते हुए बोला, नहीं, मैं कातिल नहीं हूं। हाँ, मैं रात को खिड़की तक गया था, लेकिन मैं सिर्फ राकेश की जासूसी कर रहा था। मैं चाहता था उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करूं, लेकिन जब मैं बाहर से झांका तो मैंने देखा वो पहले से ही खून से लथपथ पड़ा था। सबकी सांसें थम गईं। इंस्पेक्टर ने पैनी नज़र से पूछा, तो फिर तुम भागे क्यों? क्योंकि मुझे लगा सब मुझ पर ही शक करेंगे। माथुर की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। इंस्पेक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो असली कातिल कोई और है, लेकिन तुम्हारे झूठ और छुपाव ने हमें भटकाया। अब इंस्पेक्टर ने सुरेश की ओर रुख किया। सुरेश, तुम्हारा नाम भी सामने आ रहा है। काजल कहती है उसने तुम्हारी आवाज सुनी थी जब राकेश से झगड़ा हो रहा था। सुरेश गुस्से से बोला, वो लड़की झूठ बोल रही। काजल ने कांपते हुए कहा, नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने वही सुना जो सुना। इंस्पेक्टर ने सबूतों पर नजर डाली, घड़ी, खिड़की की सलाख और राकेश का अतीत। फिर धीरे से बोले, कातिल ने बहुत चालाकी से सबको उलझाया, लेकिन एक गलती कर दी। उसने खिड़की के बाहर जाते समय कीचड़ में गहरे निशान छोड़ दिए, और सबसे अहम बात, उसने घड़ी को 1:15 पर रोक दिया, जबकि असली हत्या का समय करीब 12:45 था। वो चाहता था कि हमें सही वक्त का अंदाजा न लगे। नेहा रोते हुए बोली, तो असली कातिल कौन है? आखिर मेरे पति को किसने मारा? इंस्पेक्टर ने सबकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, मैंने सच के करीब पहुंचने के लिए एक जाल बिछाया था, और वो जाल अब कस चुका है। असली कातिल बहुत जल्द हमारे सामने होगा। इतना कहकर उन्होंने कांस्टेबल को इशारा किया और सबको हॉल से बाहर भेज दिया। कमरे में अब सिर्फ इंस्पेक्टर और संदिग्ध ही रह गए। हवा में घुटन थी, जैसे सच अब फटकर बाहर निकलने ही वाला। हॉल की खिड़कियां आधी खुली थीं। हवा का एक ठंडा झोंका भीतर आया और लालटेन की लौ कांप उठी। इंस्पेक्टर जोशी ने सबको ध्यान से देखा। चेहरों पर बेचैनी, आंखों में डर और दिल में छुपे राज। अब खेल खत्म। इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, मैं जानता हूं कातिल कौन है। सबकी सांसें थम गईं। नेहा कांपते हुए बोली, कौन है वो? इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहा, कातिल ने पूरी चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन इंसान चाहे जितना होशियार हो, सच एक ना एक निशान छोड़ ही देता है, और वो निशान छुपा नहीं सकता। उन्होंने टेबल से टूपी घड़ी उठाई। राकेश की घड़ी 1:15 पर क्यों रोकी गई? क्योंकि कातिल जानता था कि उस समय सब लोग सो रहे थे और उसे बहाना मिल जाएगा।
लेकिन असली समय था 12:45। ठीक उसी समय बाहर तूफान थमना शुरू हुआ और खिड़की से आती हवा ने पर्दे को हिलाया। उस हवा ने खून की बूंदें खिड़की तक पहुंचा दी। कातिल ने खिड़की का सहारा लिया और खिड़की पर सिर्फ एक इंसान के निशान मिले। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। इंस्पेक्टर ने अचानक उंगली तान दी। नेहा। हॉल में सन्नाटा छा गया। नेहा की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत बोलने की कोशिश की। ना नहीं, ये झूठ है। मैंने अपने पति को क्यों मारूंगी? इंस्पेक्टर आगे बढ़े। क्योंकि तुम उससे नफरत करती थी। राकेश एक निर्दयी आदमी था। वो तुम्हें धोखा देता, तुम्हें यातनाएं देता। तो उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। और कल रात जब उसने फिर किसी और औरत के साथ बात की तो तुम्हारा सब्र टूट गया। नेहा की सांसें तेज हो गईं। सब उसकी ओर देख रहे थे। इंस्पेक्टर ने घड़ी उसके सामने रख दी। तुमने ही घड़ी की सुइयां रोकी। तुम जानती थी कि पुलिस समय देखकर कंफ्यूज हो जाएगी। तुमने खिड़की का इस्तेमाल किया ताकि लगे कि कत्ल बाहर से हुआ है। लेकिन गलती ये हुई कि जब तुम बाहर गईं, कीचड़ तुम्हारे स्लीपर में चिपक गया। तुमने सोचा सुबह तक सूख जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हारे बिस्तर के नीचे वही गीले निशान देखे। नेहा अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैंने किया, उसने टूटती आवाज में कहा। मैंने राकेश को मारा, लेकिन मैं मजबूर थी। उसने मुझे इंसान समझना ही बंद कर दिया था। वो मुझे हर रोज यातना देता था। और कल रात उसने कहा कि मुझे छोड़कर किसी और के साथ चला जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने उससे कहा कि मत करो ये, लेकिन उसने मेरी हंसी उड़ाई। उस पल मेरे हाथ से सब्र का बांध टूट गया। सब स्तब्ध रह गए। काजल कांपते हुए बोली, तो ये आवाजें, ये चीखें मैंने सच में सुनी थी? नेहा ने सिर झुका लिया। हाँ, वो मेरी ही आवाज थी। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में कठोरता थी, लेकिन कहीं ना कहीं सहानुभूति भी। नेहा, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। तुम सचमुच पीड़ित थी, मगर खून का जवाब खून नहीं हो सकता। कांस्टेबल आगे बढ़ा और नेहा के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वो चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। सुरेश और माथुर ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरों पर अजीब सा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, याद रखिए, सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, बाहर निकल ही आता है। इंसान अपनी चालाकी से वक्त और हालात को तो मोड़ सकता है, लेकिन अपने ही निशान मिटा नहीं सकता। बाहर आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था। तूफान थम चुका था, पर लॉज की दीवारों में अब भी वो खामोशी गूंज रही थी, जैसे कल रात का कत्ल हमेशा के लिए वहां अपनी छाप छोड़ गया हो। नेहा को पुलिस जीप में बिठाया गया। जब वो जाने लगी, उसने आखिरी बार लॉज की खिड़की की ओर देखा। वही खिड़की जहां से उसने रात को बाहर कदम रखा था। उसकी आंखों में पछतावा था और होंठों पर टूटी सी फुसफुसाहट। काश मैं रुक जाती। इंस्पेक्टर जोशी ने जीप के जाते हुए धुएं को देखा और बुदबुदाए। कातिल को पकड़ना मुश्किल नहीं, उसके मकसद को समझना मुश्किल होता है। लॉज फिर से वीरान हो गया, लेकिन उस रात की दास्तान, खून और टूटे घड़ी की टिक टिक हमेशा लोगों के दिलों में गूंजती रही। दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक और रहस्यमयी दास्तान। क्या आपने सोचा था कि कहानी का सच इतना चौंकाने वाला होगा? अक्सर जिंदगी और मौत के बीच जो पर्दा होता है, वो सिर्फ एक धुंधला सा पोहरा ही तो है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल गहरा सन्नाटा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार भी हम लेकर आएंगे एक और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी दास्तान जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी।